अब तक हमने आपको वियतनाम वॉर की दास्तान सुनाई। अब आगे सुनिए। जिस चीन में लकड़ियां जमा करना भी जुर्म समझा जाता था, वहीं पर एक दौर ऐसा भी आया कि लोग नोटों से तिजोरियां भरने लगे। ये अनहोनी कैसे हो गई? माओ के मरने के बाद उनकी विधवा बीवी को मौत की सजा क्यों सुनाई गई? वियतनाम और चीन की जंग का अंजाम क्या हुआ? चीन में एक और नए आंदोलन की कोशिश कैसे नाकाम रही? और वो शख्स कौन था जो खरीद फरोख्त की थैली या शॉपिंग बैग पकड़कर बड़े बड़े टैंकों के सामने डट गया? यही सब आपको बताएंगे इस 9वें एपिसोड में। चीन में एक ऐसा नेता या एक ऐसा लीडर था जिसे माओ को भी डर लगा करता था। चीन के सांस्कृतिक आंदोलन के दौरान तो माओ ने इस लीडर को पार्टी से निकालकर चीनी जनता से ही दूर कर दिया था ताकि माओ इस शख्स से जान छुड़ा सके। लेकिन चीन के प्रधानमंत्री चौ एन-लाई इस शख्स के साथ खड़े थे। चौ एन-लाई ने इस शख्स को पार्टी में वापस बुलाकर फॉर्मर प्रेसिडेंट या नायब वजीर आजम बना दिया था। कौन था वो शख्स? तो दोस्तों, इस शख्स का नाम था डेंग शाओपिंग। ये वही शख्स है जिसने माओ की मौत के बाद नए मॉडर्न चीन की बुनियाद रखी। नायब वजीर आजम बनने के 2 साल बाद इसे पार्टी की सेंट्रल कमेटी का वाइस चेयरमैन और फौज का कमांडर या जनरल भी बना दिया गया था। लेकिन माओ और उनकी बीवी जियांग क्विंग को ये शख्स बिल्कुल पसंद नहीं था। माओ की बीवी के साथ पार्टी के 3 और लोग भी मिले हुए थे। इन लोगों को यानी माओ की बीवी को और इनके तीनों साथियों को गैंग ऑफ 4 या 4 लोगों की टोली कहा जाता था। इसी गैंग ऑफ 4 ने पार्टी पर अपना दबाव बनाया और इन्हीं के कहने पर डेंग शाओपिंग को नायब प्रधानमंत्री के ओहदे से हटा दिया गया। 9 सितंबर 1976 को माओ इंतकाल कर गए। बीमारी की वजह से माओ एक लंबे अरसे से सियासी सरगर्मियों से दूर हो गए थे। उन्होंने आखिरी बार मई 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद वो किसी से भी नहीं मिल सके। 80 करोड़ के करीब चीनी लोगों ने जब माओ की मौत का ऐलान सुना तो चीख चीख कर रोए। माओ की लाश को कम्युनिज्म के झंडे में लपेटकर एक कांच के ताबूत में रखा गया ताकि चीन की जनता उनकी लाश को आखिरी बार देख सके। पूरे चीन में 8 दिन का शोक भी मनाया गया। लेकिन अफसोस मनाने से भी ज्यादा अहम काम था माओ की डेड बॉडी को महफूज रखने का। माओ खुद तो चाहते थे कि मौत के बाद उनके शरीर को जला दिया जाए, लेकिन उनकी विधवा बीवी जियांग क्विंग ये चाहती थी कि उनके पति माओ की डेड बॉडी को भी रशिया के कम्युनिस्ट इनकलाब के बानी लेनिन की डेड बॉडी की तरह महफूज किया जाए, हिफाजत में रखा जाए। इसके बाद माओ की लाश को केमिकल से महफूज कर लिया गया। माओ की डेड बॉडी आज भी चाइना के बीजिंग में हिफाजत से पड़ी हुई है। लेकिन माओ की मौत ने चीन में वही हालात पैदा कर दिए जो किसी भी बड़े लीडर की मौत के बाद पैदा हो जाते हैं। यानी चीन में भी इस लीडर की कमी कौन पूरी कर सकेगा? चीन की सरकार किसके हाथ में जाएगी? अब एक तरफ गैंग ऑफ 4 यानी 4 लोगों की टोली थी और दूसरी तरफ डेंग शाओपिंग और उनके साथी थे। डेंग की ये खुशकिस्मती थी कि जिस शख्स को माओ ने खुद अपना जानशीन चुनकर कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर बनाया था, वो डेंग शाओपिंग का साथ दे रहा था। इसलिए उन्होंने द गैंग ऑफ 4 या 4 की टोली को गिरफ्तार करवा लिया था और डेंग को एक बार फिर से नायब प्रधानमंत्री बनाकर उसकी दूसरी पार्टी में पोजीशन भी मजबूत बना ली। भले ही डेंग नायब प्रधानमंत्री थे, लेकिन पार्टी के वाइस चेयरमैन की हैसियत से वो सारे कंट्रोल और इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे थे। चीन में बड़े ओहदेदार और प्रधानमंत्री भी इन्हीं की मर्जी से बनते थे और यूं माओ के बाद डेंग शाओपिंग ही चीन के असल हाकिम बन गए। डेंग ने सरकार पर अपनी गिरफ्त मजबूत बनते ही माओ की बीवी का ट्रायल शुरू कर दिया। माओ की विधवा बीवी को चीन की जनता की नजरों में गिराने के लिए उन पर अपने पति माओ को ही कत्ल करने की कोशिश का इल्जाम भी लगा दिया गया। ये कहा गया कि माओ को डॉक्टर्स ने आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन उनकी बीवी उन्हें जानबूझकर चलने फिरने पर मजबूर करती थी ताकि वो जल्दी से मौत के मुंह में चले जाए। इन पर सरकार का तख्ता उलटने और बगावत के अलावा एक और इल्जाम भी लगाया गया, वो ये कि चीनी सांस्कृतिक आंदोलन के दौरान 34,000 लोगों के कत्ल और 7 लाख लोगों को तकलीफें देने में किसी न किसी तरह से ये लोग मिले हुए थे। जबकि माओ की बीवी जियांग क्विंग का कहना था कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो सब अपने पति के हुक्म पर किया। हैरत की बात तो ये है कि ये सब कुछ चीन के टेलीविजन पर लाइव दिखाया जा रहा था। नवंबर 1980 में ये ट्रायल शुरू हुआ था जो 3 महीनों तक जारी रहा, यहाँ तक कि 1981 में माओ की बीवी को मौत की सजा सुना दी गई। जियांग क्विंग अदालत में ये शोर मचाती रही कि मेरे साथ नाइंसाफी की गई है, मगर उन्हें घसीटते हुए अदालत से बाहर ले जाया गया
और मौत की सजा देने में 2 साल का वक्फा दिया गया था। यानी अदालत के फैसले के मुताबिक जियांग क्विंग को साल 1983 में सजाए मौत दी जानी थी, लेकिन साल 1983 में सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया और साल 1983 तक जियांग क्विंग गले के कैंसर की बीमारी से मुब्तला हो चुकी थी, जिसकी वजह से उन्हें मेडिकल बेसिस पर जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन 14 मई 1991 को 77 साल की उम्र में जियांग क्विंग ने अपने बाथरूम में फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। वक्त की सितम ज़रीफी देखिए कि चीन के अजीम लीडर माओ की पहली बीवी को उनके दुश्मनों ने कत्ल कर दिया था, जबकि उनकी आखिरी बीवी अपनों ही के हाथों मुसीबतें झेलते झेलते खुद ही फांसी के फंदे पर लटक गई। इससे पहले साल 1978 में जब डियांग शाओपिंग ने सरकार संभाली तो चीन का कम्युनिस्ट आंदोलन मनो मिट्टी तले दफन हो चुका था। माओ जेतुंग ने 27 साल तक चीन पर राज किया था, लेकिन सच बात यह है कि माओ के दौर में चीन वो तरक्की नहीं कर पाया था जिसका ख्वाब चीन के लोगों ने 1949 में चीन की आज़ादी के समय देखा था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड और चीनी सांस्कृतिक आंदोलन की नाकामी, अपने विरोधियों का कत्लेआम, अमेरिका और रूस के साथ साथ कई देशों से खराब ताल्लुकात और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की अंदरूनी कशमकश ने आज़ाद चीन की कमर तोड़ दी थी और इसकी बहुत अहम ऐतिहासिक वजह भी है। आज़ादी चाहे फ्रांस की हो, रूस की हो या चीन की, आज़ाद होने के बाद हर देश के साथ मसला ये पेश आता है कि कुछ अरसे बाद या तो देश की आज़ादी नाकाम हो जाती है और कई बार तो आज़ादी की हालत गुलामी से भी बदतर हो जाती है। और इसकी वजह बिल्कुल साफ होती है कि आज़ादी लाने वाले ये नहीं सोचते कि हम अपने देश को आज़ाद कराने के बाद आने वाले हालातों और मुसीबतों का मुकाबला कैसे करेंगे। इसीलिए जब आज़ादी के बाद फौरन नए मसलों से वास्ता पड़ता है तो फिर या तो आज़ादी दिलवाने वालों को अपने नजरियात या सोच बदलनी पड़ती है या फिर इनकी जगह कोई दूसरा ले लेता है, यानी देश की बागडोर एक नई पीढ़ी संभालने लगती है। यही सब कुछ चीन के साथ भी हो रहा था। माओ का साम्यवाद या कम्युनिज्म नाफिज करने, लागू करने और चीन में हर इंसान को बराबरी में रखने का सपना, ये नई सोच और मॉडर्न दुनिया के साथ मेल नहीं खाता था और खुद माओ भी अपनी जिंदगी के आखिर तक ये बात समझ गए थे। इसीलिए उन्होंने अमेरिका से दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन ये सब काफी नहीं था, क्योंकि डेंग शाओपिंग माओ की सामाजिक रणनीतियों के सख्त खिलाफ थे और यही वजह थी कि जब वो सरकार में आए तो उन्होंने माओ के दौर की तमाम पॉलिसियों को, तमाम कानूनों को बदल डाला। यहाँ तक कि आज भी माओ जेतुंग को नहीं बल्कि डेंग शाओपिंग को ही नए और मॉडर्न चीन का कर्ता धर्ता माना जाता है। ये अलग बात है कि चीन इस बात को सरकारी तौर पर हरगिज नहीं मानता, बल्कि सरकारी तौर पर तो माओ जेतुंग को ही नए चीन का कर्ता धर्ता माना जाता है। अब माओ की पॉलिसियों को बदलने के लिए डेंग ने ओपन डोर पॉलिसी का ऐलान कर दिया, यानी बाहर के देशों के व्यापारियों को चीन में आने और हर तरह के व्यापार करने की इजाजत दे दी गई। चीन की जनता को प्राइवेट प्रॉपर्टीज बनाने की इजाजत भी मिल गई। व्यापार में फायदे देने वाली बहुत सारी ऑफर्स भी खोल दी गई। बाहर के देश अब चीन में अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगे और चीन में एक दौलतमंद मिडिल क्लास तबका वजूद में आया, जबकि बड़े उद्योगों में इन्वेस्ट करने वाले अपनी तिजोरियां नोटों से भरने लगे। यानी चीन में वो सारे काम किए गए जो माओ के चीन में जुर्म थे। ये डेंग शाओपिंग ही थे जिन्होंने चीन की बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी, यानी एक ही बच्चा पैदा करने का कानून लागू करवाया था। डेंग ने व्यापार से सिर्फ इकोनॉमी को ही बेहतर नहीं किया, बल्कि उन्होंने अमेरिका से भी रिश्ते मजबूत किए। दिसंबर 1978 में चीन और अमेरिका ने एक दूसरे देशों में अच्छे रिश्ते कायम करने का फैसला किया। इस फैसले पर अमेरिका के दोस्त ताइवान ने खूब शोर मचाया, यहाँ तक कि ताइवान में अमेरिकी एम्बेसडर असेंबली पर वहाँ के लोगों ने धावा बोल दिया और पत्थरबाजी भी की। लेकिन हमेशा की तरह अमेरिका को अपना फायदा ही नजर आता था। अमेरिका ने ताइवान में बखेड़े की परवाह नहीं की और चीन के अंदर अपनी एम्बेसडर असेंबली खोल ली, लेकिन साथ ही साथ ताइवान की फौजी मदद करना भी भरपूर तरीके से जारी रखा। अमेरिका के साथ असेंबली ताल्लुकात कायम करने के बाद डेंग ने चीन को वर्ल्ड बैंक का भी हिस्सा बना दिया और पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से वो नज़ारा भी देखा कि वही चीन जो बाहर के देशों से कर्ज और मदद लेना गुनाह समझता था, वही चीन अब वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने लगा। डेंग शाओपिंग चीन को उन जंगों से भी दूर रख रहे थे जो कोल्ड वॉर या सर्द जंगे माओ जेतुंग ने शुरू कर दी थी। डेंग भारत और सोवियत रूस से भी अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरकार वो ना चाहते हुए भी एक जंग में कूदने पर मजबूर हो गए, और वो भी अपने ही एक पुराने इत्तेहादी और दोस्त वियतनाम के ही खिलाफ।
जी हाँ, आप ये तो जान ही गए कि चीन ने अमेरिका से जंग के दौरान वियतनाम की दिल खोलकर हर तरह से मदद की थी, लेकिन अब वही वियतनाम खित्ते में चीन के व्यापार और फायदों के लिए खतरा बन रहा था। अमेरिका से जंग के बाद वियतनाम सोवियत रूस के कैंप में चला गया था और खित्ते की एक बड़ी ताकत बन चुका था। सोवियत रूस का साथ मिलने पर वियतनाम ने चीन के करीबी दोस्त कंबोडिया पर भी हमला कर दिया, बल्कि एक तरह से वहां पर कब्जा ही कर लिया। चीन को वियतनाम की यह हरकत बिल्कुल पसंद न आई और तो और चीन और वियतनाम के बीच में सरहदों पर भी तनाव बढ़ रहा था। इसलिए डेंग जाओपिंग ने वियतनाम को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। चीनी फौज ने वियतनाम के साथ 600 किलोमीटर लंबी बॉर्डर पर जंग छेड़ दी। चीनी फौज हथियारों से लैस होकर आई थी। इनके पास 400 टैंक और 1500 तोपें भी मौजूद थी, जबकि वियतनाम में इनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वियतनाम के खास फौजी दस्ते तो पहले से ही कंबोडिया में लड़ रहे थे। इसीलिए सिर्फ वहां की लोकल पुलिस फोर्स को ही चीन का मुकाबला करना पड़ा। लेकिन कील कांटे से लैस चीनी फौज ने इन्हें कुचलकर मलिया मेट कर दिया। चीनी फौज तकरीबन 1 महीने तक वियतनाम में मौजूद रही। इसी दौरान चीन और वियतनाम में जंग को लेकर बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया। चीन अपनी कामयाबी का ढिंढोरा पीट रहा था और वियतनाम का दावा था कि उसकी फौज चीन को सबक सिखा रही है। ये हकीकत अपनी जगह है कि चीनी फौज दुश्मन के इलाकों पर काबिज थी और वियतनामी फौज में चीनियों को वहां से निकालने की ताकत बिल्कुल नहीं थी। लेकिन 1 महीने बाद इसी तरह चीन ने वियतनाम से जंग रोक दी, जैसे उसने 16 साल पहले भारत के खिलाफ जंग रोकी थी। चीन ने यह किया कि अपनी पूरी फौज वियतनाम से वापस बुला ली और वियतनाम के किसी भी इलाके पर कब्जा बिल्कुल नहीं किया। चीन और वियतनाम दोनों ही इस जंग में आज तक अपनी जीत का दावा ठोकते हैं, जबकि हकीकत में ये कोई बड़ी जंग नहीं थी और आखिर में इस जंग का फायदा दोनों देशों में से किसी को नहीं हुआ। चीन और वियतनाम दोनों ने कभी दुनिया को ये नहीं बताया कि इस जंग में दोनों के कुल कितने लोग मारे गए थे। यूरोपीय मीडिया का दावा है कि इस जंग में 28,000 चीनी मारे गए, जबकि वियतनाम के 10,000 लोग जान से गए। लेकिन चीन और वियतनाम की तरफ से यूरोपीय मीडिया के इन दावों को कभी सच नहीं माना गया। अब चीन वियतनाम की जंग से तो निकल आया था और डेंग जाओपिंग की सरकार में लगातार तरक्की भी कर रहा था, लेकिन चीन की यही तरक्की उसके लिए एक नई मुसीबत खड़ी करने लगी। दरअसल हुआ ये कि चीन तरक्की तो कर रहा था, लेकिन मीडिया के साथ साथ खुलकर आज़ादी से बोलने पर अब भी चीन में पाबंदी लगी थी। कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बोलना जुर्म समझा जाता था। इन हालात में चीन की नौजवान पीढ़ी यूरोपीय मुल्कों में अपनी चीनी आवाम को अब भी गुलाम ही की नज़र से देख रही थी। नौजवान वैसे भी इनकलाब और आज़ादी के बहुत शौकीन होते हैं, खास तौर पर पढ़े लिखे स्टूडेंट्स। इसी वजह से चीन के नौजवान भी अब अपने आज़ाद चीन को कम्युनिस्ट पार्टी से आज़ाद करवाने के सपने देखने लगे। उन दिनों पूरी दुनिया में भी हालात कुछ ऐसे ही थे। अफगानिस्तान में सोवियत रूस को हार मिल रही थी। पूर्वी एशिया के कम्युनिस्ट देशों में भी लोकतंत्र बनने की भावना जग रही थी। ऐसे में चीन के अंदर भी लोकतंत्र बनने की ख्वाहिश पैदा होना ये एक आम बात थी। और फिर अप्रैल 1989 में एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से चीन की नौजवान पीढ़ी इनकलाब के लिए सड़कों पर निकल आई। इनकलाब की यह जिद्दोजहद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साबिका लीडर बैरी हु याओबेंग की मौत के बाद शुरू हुई थी। इस शख्स को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकतंत्र की विचारधारा रखने की वजह से पार्टी से निकाल दिया था। अप्रैल 1989 में जैसे इस शख्स की मौत हुई तो इसकी अंतिम यात्रा पर चीनी नौजवानों ने लोकतंत्र बनने की मांगे उठाना शुरू कर दिया। हर आज़ादी का ये रिवाज रहा है कि वो एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी विचारधारा के लिए तकलीफें बर्दाश्त करे और वक्त पड़ने पर इसके लिए अपनी जान भी दे दे। हो याओबेंग चूंकि अपनी विचारधारा के लिए तकलीफों का शिकार हुआ था, इसलिए चीन के नौजवान उसे शहीद समझने लगे और यूं प्रदर्शन इस हद तक बढ़ गया कि नौजवान स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद चीन की राजधानी बीजिंग के मरकजी तियानमेन स्क्वायर में इकट्ठा हो गई। वही तियांगमिंग स्क्वायर जहां 40 बरस पहले 3 लाख लोगों के सामने माओ जेतुंग ने चीन की आज़ादी का ऐलान किया था। 40 साल बाद इसी तियांगमिंग स्क्वायर में 10 लाख लोग जमा हुए थे जो ये मांग कर रहे थे कि चीन की पुरानी आज़ादी खत्म करके चीन को एक लोकतंत्र विचारधारा वाला देश बना दिया जाए। ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से इस्तीफा दे देने की भी मांग कर रहे थे। वो पार्टी के करप्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी करवाना चाहते थे। सरकारी वार्निंग मिलने के बाद भी ये लोग तियांगमिंग स्क्वायर में डेरा डाले हुए थे। इसी तियांगमिंग स्क्वायर में एक सफेद मुजस्मा या मूर्ति नस्ब की हुई थी। इस मूर्ति को प्रदर्शन करने वालों ने आज़ादी की देवी मान ली।
उन्होंने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी। ये डेंग शाओपिंग की जिंदगी का एक बड़ा इम्तिहान था और चीन का भी। अब ये तय होने का वक्त आ गया था कि चीन अब कम्युनिज्म पर से यू टर्न लेगा या फिर अपनी जनता की मांग और ख्वाहिशों को कुचलकर फिर से सिविल वॉर का शिकार हो जाएगा। डेंग शाओपिंग कम्युनिज्म के पूरी तरह से खात्मे और चीन की इस्लाहत के लिए तो राजी थे, यानी चीन को बदलना तो चाहते थे, लेकिन वो अपनी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार खत्म करने और पूरी तरह से लोकतंत्र लागू करने पर बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन इस तरफ प्रदर्शनकारी भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं थे। चीन की सरकार ने इन प्रदर्शनकारियों से मीटिंग्स और बात करने की भी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही और इसकी वजह ये थी कि नौजवान आमतौर पर सियासी मसलों को समझने की सलाहियत नहीं रखते और एकदम से फौरन बदलाव चाहते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। चीन के नौजवान अपनी मांगों पर टस से मस्तक नहीं हुए। चीनी सरकार के लिए एक मसला ये था कि जब चीन में ये सब फितनाखोरी चल रही थी, उसी दौरान रशियन प्रधानमंत्री गोर्बाचोव चीन के दौरे पे आने वाले थे। इसलिए पूरी दुनिया के मीडिया के लोग भी चीन में ही मौजूद थे और इसी मीडिया के जरिए इन नौजवान विद्यार्थियों के प्रदर्शन को भरपूर कवरेज भी दी जा रही थी। अब चीनी सरकार को ये लग रहा था कि मीडिया के इस कवरेज के जरिए चीन को बदनाम किया जा रहा है। इसलिए चीनी सरकार ने इन नौजवान प्रदर्शनकारियों के साथ जोरे बाजू से निपटने का फैसला कर लिया। 4 जून 1989 चीन के इतिहास का एक और यादगार दिन बन गया। इस दिन चीन में लोकतंत्र तो नहीं आया, मगर बड़े बड़े फौजी टैंक जरूर आ गए। चीनी फौज के 27 ग्रुप आर्मी के 6 लाख फौजियों ने इन नौजवानों पर हमला शुरू किया। इस हमले में सबसे पहले टैंकों का एक ग्रुप आगे आया, लेकिन टैंकों के इस हमले की एक तस्वीर दुनिया के इतिहास की सबसे बेहतरीन और नायाब तस्वीरों में शामिल हो गई। वो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तस्वीर को देखिए, जिसमें एक शख्स शॉपिंग बैग उठाए बड़े बड़े टैंकों की लाइन के रास्ते में आ खड़ा है। इन टैंकों ने रास्ता बदल बदल कर जाने की कोशिश की, लेकिन ये शख्स हर बार इनके सामने आकर खड़ा हो जाता था। ये शख्स उस वक्त तक डटा रहा था जब तक कुछ लोग उसे वहाँ से पकड़कर नहीं ले गए। उसे ले जाने वाले वो लोग कौन थे और आखिर वो शख्स खुद कौन था, उसका क्या हुआ और अब वो कहाँ है, ये बात कोई नहीं जानता। इसी शख्स से जुड़ी कई कहानियां भी सामने आई कि या तो शायद वो मारा गया, चीन से फरार हो गया, या अभी भी चीन में ही मौजूद है, लेकिन इनमें से कोई भी कहानी पुख्ता तौर पर सच साबित नहीं हुई। खुद चीनी सरकार ने भी इस शख्स की गिरफ्तारी या मौत की तस्दीक ही नहीं की। यूरोपीय मीडिया ने इस शख्स को टैंकमैन का नाम दिया। ये तस्वीर शायद कभी दुनिया के सामने ना आती, लेकिन जिस सड़क पर ये टैंक आ रहे थे, उस सड़क पर मौजूद होटलों में यूरोप के कुछ पत्रकार ठहरे हुए थे। वही पत्रकार जो गोर्बाचोव के दौरे की कवरेज के लिए आए हुए थे। उन्होंने इस टैंकमैन की तस्वीरें खींची और इन तस्वीरों को तस्करी के जरिए चीन से बाहर भेज दिया और यूं ये टैंकमैन चीन के इतिहास का एक यादगार किरदार बन गया। लेकिन अफसोस, इस टैंकमैन की बहादुरी भी किसी काम न आई। टैंकमैन के हटते ही ये टैंक आगे बढ़े और तियांगमिंग स्क्वायर में बैठे लोगों के बीच घुस पड़े। बहुत से चीनी विद्यार्थियों ने अपने हाथों की जंजीरें बनाकर इन टैंकों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन इस बार टैंक रुके नहीं बल्कि इन विद्यार्थियों को रौंदते हुए निकल गए। उसके बाद फौजी दस्तों ने फायरिंग शुरू की और कुछ देर बाद तियांगमिंग स्क्वायर के चारों तरफ इमारतों पर बैठे स्नाइपर्स ने भी गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। तियांगमिंग स्क्वायर में धड़ाधड़ लाशें गिरने लगी। सब लोग लाशों और जख्मी लोगों को साइकिल रिक्शों पर लाद लाद कर अस्पतालों में पहुंचाने लगे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस लड़ाई में सिर्फ चीनी फौज का ही पलड़ा भारी था। चीन की जनता ने भी फौजियों पर पथराव किया था। 30 फौजी गाड़ियां भी जला दी। कई चीनी फौजी पथराव से जख्मी हुए और कई मारे भी गए, लेकिन फौज के सामने चीन की जनता और नौजवान विद्यार्थियों की एक न चली। इस लड़ाई में हजारों प्रदर्शनकारी मारे गए और बाकी जो बचे वो भाग गए। सैकड़ों विद्यार्थियों को गिरफ्तार करके जेलों में भी डाल दिया गया। यूरोपीय मीडिया ने दुनिया को ये खबरें भी दी कि राजधानी बीजिंग के करीब मौजूद एक और फौजी दस्ते ने विद्यार्थियों पर हमला करने वाले फौजियों से ही जंग की है, लेकिन बाद में पता चला कि ये सारी खबरें गलत थी और चीनी फौज पूरी तरह से सिर्फ चीनी सरकार की ही वफादार थी। अब हमलावर फौज ने प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाकर तियांगमिंग स्क्वायर को खाली करवा दिया। चीन में लोकतंत्र विचारधारा लाने की कोशिश नाकाम हो गई।
चीनी सरकार का कहना है कि इस लड़ाई में कुल मिलाकर 300 के करीब प्रदर्शनकारी और फौजी मारे गए, जबकि यूरोपीय मीडिया का ये कहना है कि चीनी फौज ने तकरीबन 10,000 प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दिया था। बहरहाल प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग के इस वाकये पर पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों ने तो चीन पर सख्त पाबंदियां लागू कर दी। चीन का 10 अरब डॉलर का कर्ज भी रोक दिया गया, लेकिन चीन ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखी। तियांगमिन स्क्वायर के बाद चीन के दूसरे शहरों में भी बड़े पैमाने पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की गई और लोकतंत्र के हजारों हामी सलाखों के पीछे भेज दिए गए। लोकतंत्र को पसंद करने वाले बहुत सारे चीनी नेता अमेरिका और यूरोप की तरफ चले गए और वहां पर सियासी पनाह ले ली। डेंग जाओपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार तो बचा ली थी, लेकिन अब वो समझ चुके थे कि अगर चीन को तरक्की देनी है तो इसे पूरी तरह से व्यापार में आगे ले जाना होगा। चीन से करप्शन का खात्मा भी करना होगा, जनता को उनके सारे हक देने ही पड़ेंगे। और डेंग जाओपिंग ने वाकई में ऐसा किया भी। वो आखिर कौन से आर्थिक कानून थे जिसकी वजह से चीन दुनिया की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया? चीन ने अपने बदतरीन दुश्मनों को भी अपना दोस्त कैसे बनाया? वन बेल्ट वन रोड और सी पैक की सोच की बुनियाद कहां से अमल में आई? इस कश्मकश और जंग में आखिर चीन अमेरिका को कब तक पीछे छोड़ता रहेगा? ये सब जानने के लिए देखते रहिए हिस्ट्री ऑफ चाइना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।